घनश्याम तिवारी, भारत झुक नहीं रहा है तभी तो किसियाट में 1 तारीख का भी इंतजार नहीं किया। ऐसी जल्दबाजी दिखाई ट्रंप ने, ये ट्रंप बम अपना फोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। झुक नहीं रहा है ना भारत। नमस्कार संदीप जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। दुनिया को दिखाई दे रहा है कि देश के प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। वो तब भी डरे रहते हैं जब संसद में उन्हें चुनौती दी जाती है कि खुल के बोल दीजिए, 140 करोड़ लोग देख रहे हैं, आप खुल के बोल दीजिए कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। प्रधानमंत्री नहीं बोल पाए, राजनाथ सिंह नहीं बोल पाए, गृह मंत्री नहीं बोल पाए, जयशंकर नहीं बोल पाए। तो केवल प्रधानमंत्री नहीं डरे हुए हैं, पूरी सरकार डरी हुई है। उपेंद्र पांडे हैं हमारे दर्शक, लोगों के सवाल भी आने लगे जीएसटी। वो कह रहे हैं अमेरिका का टैरिफ बम भारत को आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करता है, इसका लाभ उठाना चाहिए। आपदा में अवसर है, परेशान क्यों हो रहे हैं हम, या आप क्यों हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हम में से कोई भी, ना कोई भारत का किसान डरा हुआ है, न भारत का युवा डरा हुआ है, न आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करने वाले स्टार्टअप डरे हुए हैं। सिर्फ वो लोग डरे, अडानी जी डरे हुए हैं जिनकी पोल ट्रंप खोल सकता है, मोदी जी डरे हुए हैं जिनकी पोल ट्रंप खोल सकता है। दरअसल 2013 में एक कहानी शुरू हुई थी जब मॉर्गन स्टैनली के एक एनालिस्ट ने भारत को फ्रेजाइल 5 की कैटेगरी में डाल दिया था। तब से पिछले 12 साल से मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग ये दावा करते रहे कि हम फ्रेजाइल 5 से अब दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्था बनने की राह पर खड़े हैं। वो फ्रेजाइल 5 का जो टैग है वो एक विदेशी बैंक ने भारत को दिया था। आज उसी तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति, जिनकी आवाज़ पूरी दुनिया सुन रहा है, वो 2 टैग दे रहे हैं। पहला टैग कि भारत के बीच में ट्रेड की धमकी देकर के, ट्रेड का लालच देकर के उन्होंने पाकिस्तान से युद्ध रुकवाया, और दूसरा कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड। पूरी भारतीय जनता पार्टी 12 साल से ये झुंझुना पीट रही है कि हम फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 में आ गए, और आज जब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि डेड इकोनॉमी है, एक भारतीय जनता पार्टी का नेता डर के मारे मुंह नहीं खोल रहा। तो जब कोई डराने की कोशिश करे और वैसे में देश का प्रधानमंत्री डर जाए, ऐसे प्रधानमंत्री जिसने सीबीआई, ईडी, आईटी और मॉब्स, नहीं, हमें 7 तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए। अभी पर्दे के पीछे भी वो दबाव ही बना रहा हो, गीदड़ भभकी हो, ये ट्रंप की टैरिफ धमकी कहीं निकल ना जाए, गीदड़ भभकी। भाई आप डर से बाहर तो निकलिए। देश के प्रधानमंत्री पहले अपने डर से बाहर आए। भारत को एक डरा हुआ प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। संसद चल रही है, अगर प्रधानमंत्री में हिम्मत है तो खुल के बोल दें कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। उसने कोई ट्रेड के लालच से, ट्रेड की धमकी से पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध नहीं रुकवाया, और उसके बाद बात शुरू होगी। जब तक आप डरे रहेंगे वो और डराता रहेगा। आप अडानी को लेकर डरे रहेंगे कि ट्रंप अडानी के खिलाफ कुछ न कर दे, आप इस बात पे डरे रहेंगे कि ट्रंप आपके खिलाफ कुछ न बोल दे। ये जो तमाशा है, विश्व गुरु बनने का तमाशा, मोदी जी इसको 10 साल से खेल रहे थे। ट्रंप आज उनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से खेल रहा है। तो इसलिए जो मोदी जी का तमाशा है वो इस पूरे चक्रव्यूह में फंस गया है। अब अगर तमाशा छोड़ करके नहीं, अब इससे स्पेसिफिक सेक्टर्स, क्योंकि हम स्मार्टफोन्स की बड़ी बात कर रहे थे, एप्पल जी भारत में बना रहा है 85,000 करोड़, बल्कि 95,401 करोड़ का हमने निर्यात किया, अब वो रुक जाता है। इसके मायने क्या होंगे? ये कुछ जो ग्रीन शूट्स थी अर्थव्यवस्था में, कुछ सेक्टर्स जो आगे छलांग मारते दिखाई दे रहे थे, और फार्मा, दवाइयों का जो सेक्टर है, या मैं एक कंपनी विशेष का भी नाम लूं, टाटा मोटर्स, वो जो लैंड रोवर और बाकी जगुआर गाड़ियां वो विदेश में भेज रहे थे, अमेरिका भेज रहे थे। अब इन टैरिफ के चलते हमारे कुछ सेक्टर्स का तो रीढ़ की हड्डी पर अच्छा खासा असर पड़ेगा। मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी किसी भी बात में अर्ध सत्य और झूठ से तमाशा बनाते हैं, उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भी अर्ध सत्य और झूठ से तमाशा बनाता है। उसको जो असल में जो निर्णय होगा और आज जो तमाशा बनाया जा रहा है उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। लेकिन वो निर्णय तभी भारत के पक्ष में होगा जब भारत के प्रधानमंत्री साहसी तरीके से दिखाई देंगे,
जो भारत का जो की ताकत है, सत्यमेव जयते, उन मूल्यों पे दिखाई देंगे अगर भारत अपनी विदेश नीति को एक किराना की दुकान की तरह इस्तेमाल करेगा कि जहां 2 रुपए का फायदा हो वहां पे विदेश नीति को झुका दो, और जहां पे प्रधानमंत्री का 2 रुपए का प्रचार एक्स्ट्रा हो जाए वहां पर प्रधानमंत्री को आगे कर दो। अगर भारत यही करता रहेगा तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता भारत को झुकाते रहेंगे, लेकिन अगर भारत अपने मूल्यों पे खड़ा होगा, अपनी ताकत पे खड़ा होगा। हमारे कुछ दर्शक कह रहे हैं ये मनोवैज्ञानिक दबाव है, उससे अलावा कुछ नहीं है। देवेंद्र शर्मा, अब दरअसल ये पूरा का पूरा ये ट्रंप बम, ट्रंप की धमकी, टैरिफ धमकी, इसके केंद्र बिंदु में क्या हमारा कृषि क्षेत्र है, वो कृषि क्षेत्र जिस पर विदेशियों की, इन गोरों की, पश्चिमी देशों की 90 के दशक से ही नजरें हैं। वो डंकल हो, गैट हो, वो दरअसल अपने किसानों को देते रहेंगे सब्सिडी, भारत ना दे सब्सिडी। 44 लाख रुपए की सब्सिडी जापान देता है, 72 लाख रुपए सब्सिडी देता है अमेरिका, हमारे किसान को मिलती है 15,576। ये किसान पर निशाना है क्या? दरअसल कहानी टैरिफ बम की है। संदीप जी, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि सारा जो फोकस है वो किसान के ऊपर है। और अगर हम देखें, ये सारी जो चर्चा हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि अमेरिका को जो वो चाहता है कि एग्रीकल्चर क्षेत्र को खोलने की उसकी कोशिश है वो उसको नहीं मिल पा रहा है। और मुझे लगता है कि हमें कहीं ना कहीं सरकार को इसका कॉम्प्लीमेंट देने चाहिए कि भाई ऐसे समय पे जब सब सोच रहे थे कि भाई एग्रीकल्चर को हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं फॉर द देश, जो आप देश की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो बड़ा अच्छा एक मैसेज आ रहा है। छाछ भी फूक फूक कर पीता है क्योंकि सरकार को पीछे हटना पड़ा। 3 कृषि कानून लाए थे, किसानों ने काले कानून बताए और झुकना पड़ा था सरकार को। दोबारा से राजनीतिक जोखिम नहीं ले सकती सरकार। बिल्कुल ठीक, नहीं ले सकती और ना ही लेना चाहिए, क्योंकि हमें स्पष्ट होना चाहिए कि इस देश में अगर 50% पॉपुलेशन किसानों की है कि उनकी व्यवसाय पे, उनके लाइवलीहुड पे इतना जबरदस्त अटैक होगा, उतनी मार पड़ेगी कि अगर आपका एग्रीकल्चर खुल जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपने शुरुआत कर दी अपने एग्रीकल्चर को खत्म करने की। दूध पर निगाहें हैं उनकी, और दूध तो कौन सा दूध देंगे? और मैं गलत जानकारी दे रहा हूं तो सर बताइएगा। वहां पे तो गायों को मांस और हड्डियां खिलाई जाती हैं कि उनकी दूध देने की क्षमता बढ़ जाए, वो यहां देना चाह रहे हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, दूध एक सेक्टर है, दूध में 80 मिलियन लोग इन्वॉल्व हैं, उनका जो व्यवसाय है, उनका लाइवलीहुड बहुत इंपॉर्टेंट है इस देश के लिए। तभी भारत ने RCEP ट्रीटी को भी नहीं एग्री किया था, नहीं साइन किया था। लेकिन मुझे लगता है कि जो अमेरिका का प्रेशर है उसको समझना चाहिए कि असली वो उनका जो फोकस है वो दूध पे, ये तो है ही है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पे भी है, लेकिन वो चाहते हैं कि इंडिया का बाजार खुले वीट की उसके लिए इंपोर्ट के लिए, कॉटन की इंपोर्ट के लिए, सोयाबीन की इंपोर्ट के लिए। ये बिग टिकट प्लेयर जो हैं उसके ऊपर उनका और सारे जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बीज हैं वो उनको डंप करना चाहते हैं। सारी दुनिया तो ऑर्गेनिक हो रही है, प्राकृतिक खेती की तरफ जा रही है। आप यूरोप में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, अब वहां पर कोई खरपतवार, कोई वहां पर खाद डालता हुआ दिखाई नहीं देगा, यूरिया या DAP या कुछ भी। मैं जिस मीटिंग में यहाँ पर भूटान में आया हूँ वहां पर भी सार्क की मीटिंग है और वहां पर एग्रो इकोलॉजी कैसे प्रमोट किया उसकी चर्चा हो रही है। तो ये सिर्फ अमीर देशों में नहीं है कि हम एग्रो इकोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं या इंटेंसिव एग्रीकल्चर से या जेनेटिकली मॉडिफाइड से हम पीछे हट रहे हैं। ये सारे देश में या दुनिया में ये एक मैसेज जा रहा है कि अब ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। उस ट्रांसफॉर्मेशन में अमेरिका चाहता है कि उसके पास इतना प्रोड्यूस पड़ा हुआ जेनेटिकली मॉडिफाइड, उसके लिए एक मार्केट चाहिए उनको, और वो मार्केट है, इंडिया से बड़ा मार्केट कौन है दुनिया में? और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी लॉबी है जो उसको वेलकम करना चाहती है। नहीं, मार्केट में भी खेल है, थोड़ा ये समझाइएगा भाई। वो बीज आए, ये 60 के दशक में वो जो बीज आए थे हाई यील्ड वैरायटी, ये खरपतवारों की समस्या, फिर कीटनाशक, आपको पेस्टिसाइड और सारी चीजें, सिर्फ बीज नहीं, आगे का कारोबार भी बढ़ता हुआ चला जाता है। फिर 15 चीजें और आपको जरूरत पड़ जाती हैं किसानों को। ये जो एलियन स्पीसीज आए थे, जिसको हम इंग्लिश में एलियन स्पीसीज कहते हैं, वो आए थे उस समय जब हमारे सामने हम PL 480 से इंपोर्ट करते थे, और उसके बाद जब हमने शिफ्ट किया, अपने आप इंटेंसिव एग्रीकल्चर लेके हम आत्मनिर्भर हुए,
तब से हम देखते आ रहे हैं कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर ने दुनिया में ही क्लाइमेट जो आज क्राइसिस है उसमें एटलीस्ट 1/3 जो इम्पैक्ट है वो एग्रीकल्चर का आ रहा है। इसलिए दुनिया मूव कर रही है इंटेंसिव एग्रीकल्चर से एग्रो इकोलॉजिकल के रास्ते में। और उस समय पर हमारे पे ये थोपा जाए कि आप जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें लीजिए, जिसके ऊपर बहुत बड़े सवाल खड़े हैं। हम ये भी जानते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटियों को बोला जा रहा है कि आप वो खरपतवार के लिए उसके लिए ओपन करिए, उस टॉलरेंट जिसको कहते हैं ना हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप्स लेके आइए, जिसमें हर्बिसाइड का ज्यादा उपयोग पाए। एक तरफ तो हम चाहते हैं केमिकल से हम हटें, दूसरी तरफ हमें हर्बिसाइड की तरफ धकेला जा रहा है और यूनिवर्सिटीज उसमें रिसर्च करने में लग गई हैं। मुझे समझ नहीं आता कि जो इतना बड़ा इशू अमेरिका में है, अमेरिका में 1 लाख लोगों के लिए सेटलमेंट हुई है बायर कंपनी के साथ ओवर द ईयर्स, क्योंकि उनको वो काम पर लगाना है, उनको अपना काम भी निकालना है। ऐसे में आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब चाहूंगा देवेंद्र, ये अग्नि परीक्षा होगी क्या सरकार की? ये दरअसल कृषि में देखिए बैकडोर एंट्री, छोटा सा पहले आप दरवाजे में थोड़ा पैर अड़ा दिया, वो पैर अड़ाने की भी गुंजाइश हमें बर्दाश्त नहीं होगी। ये सरकार को साफ करना चाहिए ना। आपने ठीक कहा, यह हमें जानना जरूरी है संदीप जी। इंपोर्टिंग फूड इज इंपोर्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट। जिस अनएम्प्लॉयमेंट की आज बात कर रहे हैं, आप इमेजिन करिए उस देश में क्या होगा जब हम फूड इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे और खेती में जो बचे खुचे लोग रह गए हैं उसको हम निकालने के लिए, पुश करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र शर्मा। तो मोटी बात देखिए दर्शकों, ये सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नहीं है। कुछ एक्सपोर्टर्स भाई अमेरिका में कौन क्या बेचता है, क्या होता है निर्यात, क्या आयात, इसके व्यापक असरात होने वाले हैं। और कृषि क्षेत्र पर निशाना साधने की फिराक में है क्या डोनाल्ड ट्रंप और ये पश्चिमी लॉबी? और सरकार कोई रास्ता तो नहीं देने वाली ना। वो अपने हित साध रहे हैं, हम अपने साधेंगे। द मैसेज शुड बी लाउड एंड क्लियर। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।